नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका आज तक पंजाब के हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में। आज हम आपको दिखाएंगे बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में किसने की फायरिंग, अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस कैसे मांग रही है आम लोगों से मदद, कोटकपुरा गोलीकांड में पेशी के बाद क्या बोले सुखबीर सिंह बादल। हर खबर, लेकिन पहले हेडलाइंस। पंजाब के बठिंडा में मिलिट्री स्टेशन पर सुबह सुबह हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। जब तक कोई कुछ समझता, कुछ ही सेकंड के अंदर 4 जवानों की मौत हो गई। शुरुआत में कयास लगाया गया कि आतंकवादी हमला हो सकता है, लेकिन पंजाब पुलिस और सेना ने आतंकवादी हमले को तुरंत खारिज किया। अब सेना, पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार मामले की तह तक जाने के लिए हर एंगल से जांच कर रहे हैं, जिससे मिलिट्री स्टेशन पर हुई फायरिंग का पूरा सच सामने आ सके। ये वही मिलिट्री स्टेशन है जहां आज 4:35 पर गोलीबारी हुई और इस घटना में 4 मिलिट्री के जवानों की मौत हो चुकी है। चारों तरफ बठिंडा में और कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जब बठिंडा नींद के आगोश में था, उसी समय ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका थर्रा उठा। पंजाब के बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में सुबह सुबह फायरिंग से हड़कंप मच गया। बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन के ऑफिसर्स मैस में सुबह 4:35 पर हुई फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई। खबर है कि सेना के चारों जवान तोपखाना यूनिट में तैनात थे। फायरिंग किसने और क्यों की, इसकी जांच जारी है। हालांकि पंजाब पुलिस आतंकी एंगल को खारिज कर रही है। चला कि सुबह 4:30 बजे फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 4 शख्सों की गन शॉट इंजरी से डेथ हो गई है। अभी मिलिट्री ने फिर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ था। हमारे अफसर भी वहाँ हैं, वी आर इन टच विद द आर्मी अथॉरिटीज़। तो आगे उनकी आइडेंटिटी का क्यों नहीं पता, क्योंकि अभी आर्मी ने हमें बताया नहीं है। तो जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होती है लेट यू नो। वन थिंग इज वेरी श्योर कि दिस इज नॉट ए टेररिस्ट क्राइम। वहीं सेना के बयान में सिर्फ इतना कहा गया है कि पंजाब पुलिस के साथ घटना की जांच की जा रही है। घटना के बाद आनन फानन में इलाके को सील कर दिया गया। मेरे बाईं तरफ बठिंडा का ये वही मिलिट्री स्टेशन है जहां आज 4:35 पर गोलीबारी हुई और इस घटना में 4 मिलिट्री के जवानों की मौत हो चुकी है। इस बात की पुष्टि अब मिलिट्री अथॉरिटीज़ ने कर दी है और इस घटना के बाद अब पंजाब पुलिस ने मिलिट्री स्टेशन के बाहर जितने भी सड़कें हैं वहाँ की बैरिकेडिंग कर दी है। कई जगहों पर रोड्स को सील कर दिया गया है। आने जाने वालों की चेकिंग हो रही है और बठिंडा के इस मिलिट्री स्टेशन के अलावा जितनी और कैंटोनमेंट एरियाज़ हैं या फिर जितने आर्मी की यूनिट्स हैं वहाँ पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस घटना में कितने लोग शामिल हैं और उनका मकसद क्या था, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन उसके बाद चारों तरफ बठिंडा में या फिर कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। बठिंडा गोलाबारी पर पंजाब सरकार के मंत्री अनमोल गगनमान ने भी कहा है कि ये सेना का आंतरिक मामला है। उन्होंने भी किसी भी तरह की आतंकी वारदात से इनकार किया। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कहा कि हालात पूरी तरह से काबू में है। घटना के बाद कयास लगाया जा रहा था कि शायद जल्द ही टेरर एंगल सामने आए, लेकिन पुलिस ने कुछ देर बाद ही साफ कर दिया कि आतंकी हमला नहीं है। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਰਮੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਆਫਿਸਰਸ ਮੈਸ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸੇਲੈਂਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਸ इज़ नॉट ए टेररिस्ट एक्ट। इस मामले में बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले मिलिट्री स्टेशन के गार्ड रूम से एक इंसास राइफल और 28 गोलियां गायब हुई थी। सेना के बयान के मुताबिक इस पहलू की भी जांच की जा रही है कि गायब इंसास राइफल और 28 गोलियों का इस्तेमाल तो इस फायरिंग की वारदात में नहीं हुआ। सूत्रों से खबर है कि मौके से इंसास राइफल के 19 खाली कारतूस बरामद हुए हैं। बेहद संवेदनशील मामला है और ये हिंदुस्तान का ही नहीं, एशिया के सबसे बड़े मिलिट्री स्टेशन में से एक है। और इसके साथ थोड़ा सा कैमरे को इधर करूं तो देखिए ये मिलिट्री स्टेशन का गेट था और इसके ठीक सामने रोड के इस तरफ ये कैंट पुलिस थाना है। थाने में और कैंट के इस एरिया में महज एक बीच में ये नेशनल हाईवे है और 4:30 बजे 4:35 पर यह वाकया हुआ, लेकिन पुलिस को खबर दी गई 5 बजे। 5 बजे पुलिस जब इस गेट पर पहुंचती है, चूंकि आर्मी के अपने नियम होते हैं, अपने कानून होते हैं, पुलिस को काफी देर यहां पर वेट करना पड़ा। और जो पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि अंदर जो सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है उसे आर्मी ही कंडक्ट कर रही है।
ये फायरिंग मिलिट्री स्टेशंस के ऑफिसर्स मैस में हुई है, इसीलिए ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये जवानों की आपसी फायरिंग भी हो सकती है। भारतीय सेना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को भी मामले की जानकारी दी है। उधर पंजाब सरकार ने भी बठिंडा पुलिस से रिपोर्ट तलब की है, जिससे जल्द से जल्द फायरिंग का पूरा सच सामने आ सकेगा। मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, बठिंडा, आज तक। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग पर कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं। क्या जवानों में आपसी विवाद बढ़ने पर फायरिंग हुई? क्या 2 दिन पहले गार्ड रूम से गायब हुई इंसास राइफल 28 कारतूस से फायरिंग की गई? मौके से 19 खाली कारतूस मिले, तो इन्हीं कारतूसों का इस्तेमाल अगर हुआ तो 9 बाकी कहाँ हैं? सबसे बड़ा प्रश्न, जो भी हमलावर है उसका उद्देश्य फायरिंग करने का क्या था? बठिंडा फायरिंग में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। जो भी हो, लेकिन इन परिवारों में मातम पसरा हुआ है। लेकिन मिलिट्री स्टेशन में हुई गोलीबारी किसी के गले नहीं उतर रही। पूरे मामले में कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। जैसे, जब आतंकी हमला नहीं तो क्या जवानों में आपस में किसी विवाद में फायरिंग हुई? अगर जवानों में फायरिंग तक की नौबत आ गई तो क्या विवाद लंबे समय से चल रहा था? क्या 2 दिन पहले गार्ड रूम से गायब हुई इंसास राइफल से ही फायरिंग हुई? इंसास राइफल के 28 कारतूस गायब थे। 19 खाली कारतूस मिलने की खबर है, बाकी 9 कारतूस कहां हैं? क्या फायरिंग और गायब इंसास राइफल के साथ 28 कारतूस का आपस में कनेक्शन है? क्या सेना के अधिकारियों को मिलिट्री स्टेशन में चल रहे संभावित तनाव की जानकारी थी? अगर हमलावर बाहर से मिलिट्री स्टेशन में दाखिल हुए तो क्या इससे भी बड़ी वारदात हो सकती थी? बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में गोली चलने के 15 घंटे बाद भी पूरे मिलिट्री स्टेशन में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है। न केवल मानव रहित टोही विमानों के जरिए बल्कि क्विक रिएक्शन टीम और सेना के कमांडो दस्ते लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों ने गोली चलाई और उनकी संख्या संभवतः 2 हो सकती है, उनको पकड़ने का या एक इलाके में उन्हें आइसोलेट करने की कोशिश अभी भी चल रही है। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि इस इलाके में सेना के परिवार भी रहते हैं और उनको सुरक्षित रखते हुए शूटर्स को आइसोलेट करना और आइडेंटिफाई करना बिना किसी जानमाल के नुकसान के, वो भी समय रहते। अब सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना के जवानों के परिजनों और रिहायशी इलाकों में किसी को एक खरोच तक न आए। बताया जा रहा है कि मिलिट्री स्टेशन के पास के बड़े इलाके में जंगल है, जिससे अंधेरा होने के बाद सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है। सेना की कोशिश यही है कि रात होने से पहले इस एरिया को और इस ऑपरेशन को अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो सेना की और टुकड़ियों को इस पूरे क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। सेना औपचारिक तौर पर अभी और कुछ कहने से कतरा रही है क्योंकि ये एक लाइव ऑपरेशन है, लेकिन कमांडो दस्तों के साथ साथ इन्फेंट्री की क्विक रिएक्शन टीम्स के साथ साथ सेना की मेडिकल टीम्स भी स्टैंड बाय पर हैं। देर सवेर ही सही, बठिंडा में हुई फायरिंग की एक एक कड़ी जुड़ने के बाद सच सामने आ जाएगा, लेकिन ये हर हाल में सुरक्षा में चूक का मामला लग रहा है। दिल्ली से गौरव सावंत के साथ मंजीत सहगल और सत्येंद्र चौहान, बठिंडा, आज तक। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन की घटना ने सेना के 4 जवानों की मौत को आपसी विवाद कहा, पर क्या आप जानते हैं कि इस तरह की घटनाओं को क्या कहते हैं? सुरक्षा बलों के जवानों के बीच ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? दरअसल इस तरह की घटना को फ्रैक्टिसाइड कहा जाता है, जिसका मतलब जानबूझकर या अनजाने में सुरक्षा बलों द्वारा अपने साथियों की हत्या करना है। साल 2014 और 21 मार्च 2021 के बीच भारतीय सेना में 18, इंडियन एयरफोर्स में 2 घटनाएं हुई। इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स और इंडियन नेवी की तुलना में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF में इस तरह की घटनाएं और आत्महत्या के मामले अधिक होते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में 28 मार्च 2023 को बताया था कि वर्ष 2018 से 22 तक यानी कि बीते 5 वर्षों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 29 जवानों को उनके ही साथियों द्वारा मार दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह की अधिकतर घटनाओं का कारण आमतौर पर व्यक्तिगत घरेलू समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं और काम
अधिक होना है। खालिस्तानी भगोड़ा अमृतपाल सिंह अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। पंजाब पुलिस कई राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर उसे तलाश कर रही है। 26 दिन बाद भी पुलिस खोज नहीं पाई। नौबत यह आ गई कि पुलिस जगह जगह अमृतपाल सिंह के पोस्टर लगाकर अब आम लोगों से मदद मांग रही है। ये पोस्टर बता रहे हैं कि अमृतपाल को पकड़ने में पंजाब पुलिस फेल हो गई। पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद पुलिस की हर कोशिश नाकाम रही। इसलिए अब अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस ने आम जनता से सहयोग मांगा है। बटाला रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने अमृतपाल के पोस्टर चस्पा किए हैं। इन पोस्टरों पर लिखा है कि कई वांछित मामलों में पुलिस को अमृतपाल सिंह की तलाश है। अगर किसी को कोई जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। इतना ही नहीं, पुलिस ने अमृतपाल की सूचना देने वाले को उचित इनाम देने का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने इस पर कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। जी सर, अमरपाल जी स्टेशन ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਮੰਡੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਮਰਪਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਆਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਬਟਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਜੀ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਮਰਪਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अमृतपाल मामले में आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई भी है। अमृतपाल के वकील इमाम सिंह खारा ने कोर्ट में हेवियस कॉर्पस के तहत ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे अमृतपाल के अवैध पुलिस हिरासत में होने की पुष्टि हो सके। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई सरकार और पुलिस को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने इसे पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया था क्योंकि अमृतपाल सिंह करीब 26 दिनों से फरार है। पंजाब पुलिस उसकी तलाश में खाक छान रही है। पुलिस कई बार अमृतपाल के बेहद करीब तक पहुंची, लेकिन अब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। अमृतपाल हमेशा पुलिस से 2 नहीं बल्कि 4 कदम आगे रहा। पंजाब पुलिस के लिए अमृतपाल एक बड़ी चुनौती बन गया है। आज तक ब्यूरो। कोटकपुरा में 14 अक्टूबर 2015 को गोलीकांड से जुड़े केस में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल फरीदकोट अदालत पहुंचे। वो यहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए। बादल 12:30 बजे पहुंचे। 4 मिनट के अंदर हाजिरी लगवाकर बाहर आ गए। बादल की पेशी को लेकर बड़ी संख्या में अकाली दल के कार्यकर्ता नेता अदालत में मौजूद रहे। अदालत में पेश होने के बाद बाहर निकले सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार द्वारा खराब गेहूं की खरीद पर 31 रुपये की कटौती को अवैध बताया। उन्होंने वैल्यू कट के नाम पर जारी इस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की। अब मुख्यमंत्री ਦੇ ਲਾਇਕ नहीं है। देखो किड्डा ਵੱਡਾ पहले तो नुकसान फसल का हो गया, हुण कट लाओगे। पहली गल हाले तक मुआवजा भी नहीं दिता। मैं सारे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ पता किया है कि मुआवजा मिलिया या उन्होंने सर्वे शुरू होया कि गुरारियां नहीं, हले कुछ नहीं होया। आ तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जी, माड़ी हो रही है। थोड़े सामने है। कल 1.5 करोड़ रुपये एक व्यापारी लेके जा रहा सी, नाल ना खोलिया। आ तो हालात है। मैं पंजाब की जनता को बेनती करना चाहना, खास करके जलंधर के लोगों को एक मौका है इन्हू सबक सिखाने का। होशियारपुर में पुलिस थाना बुल्लावाल के एसएचओ को लोगों ने देर रात लड़की के साथ रंग रैलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची, लड़की को घर से निकालकर थाने ले गई। एसएचओ को कमरे से निकाला गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एसएचओ अक्सर कमरे में नई नई लड़कियों को लेकर आता था। विरोध करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता था। मोहल्ले के लोग इससे काफ़ी परेशान थे। सौर ऊर्जा बनाने और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है और इसी को आगे बढ़ाते हुए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने एक अध्ययन किया, जिसके द्वारा ये पता लगाने का प्रयास किया गया कि सोलर पैनल से अधिकतम आउटपुट यानी कि एनर्जी कैसे मिल सकती है। ग्रीन एनर्जी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, साथ ही इसके कई बड़े फायदे भी हैं। यही वजह है कि इसको बढ़ावा देने के मकसद से सरकार सोलर पैनल के लिए सब्सिडी तक दे रही है। लोगों को और ज्यादा जागरूक करने और ग्रीन एनर्जी के फायदों को लेकर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने 2 साल में 10 अध्ययन किए हैं।
पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टडी में पाया गया कि मार्च महीने से अक्टूबर महीने तक सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा इकट्ठी की जा सकती है। तो हमने इसमें क्या किया कि हमारे रूफ टॉप पे हमने 21 सोलर पीवी मॉड्यूल्स लगाए, पीवी पैनल, सोलर पीवी पैनल्स, जिसमें कि 7 हमने साउथ में लगाए, 7 हमने जो हैं वो साउथ ईस्ट में लगाए और 7 जो हैं हमने साउथ वेस्ट में लगाए। हमने एग्जिस्टिंग स्टडी पढ़ा जैसे कि 30 से 45 डिग्री में हमारे एंगल्स लगाए जाते हैं, तो हमने एंगल्स को वेरी किया। टिल्ट एंगल्स हमने लिया 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20, 25, 30, 35। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पूनम सैनी ने बताया कि सोलर पैनल को अगर सही एंगल और सही दिशा में लगाया जाए तो उससे अधिकतम सौर ऊर्जा इकट्ठी की जा सकती है। स्टडी में ये भी पता चला कि सोलर पैनल को अगर 16 डिग्री के एंगल पर इंस्टॉल किया जाए तो उसका आउटपुट सबसे अच्छा होगा। पूरे साल में जितनी सोलर एनर्जी इकट्ठा होती है उसका 80% मार्च से अक्टूबर के बीच बन जाती है। तो हमने 5 से लेके 35 डिग्री के टिल्ट एंगल पे डिफरेंट पैनल्स हमने इंस्टॉल किए अलोंग विद डेटा लॉगर्स। इससे हमने क्या किया, इस स्टडी में 2 साल का डेटा हमने कलेक्ट किया, जिसमें कि हमने अपना आवरली बेसिस पर, हमने अपना जो है वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर हमने अपने डेटा को कलेक्ट किया। उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमने उस पर एक स्टेटिस्टिकल मॉडल लगाया, क्योंकि इसमें हमने ये जानना था कि किस एंगल पे हमारा जो सोलर पैनल है वो आपको मैक्सिमम एनर्जी दे पाएगा। तो वो हमने स्टडी किया। वो मॉडल लगाने के बाद हमारी स्टडी का कंक्लूजन ये आया कि जब हम अपना सोलर आउटपुट देखते हैं इन टर्म्स ऑफ watt hour or kilowatt hour, we analyze that March to October month of an year, it contributes nearly 80% of the maximum solar output. इसके अलावा रिसर्च के दौरान पाया गया कि दोपहर 12 से 2 बजे के बीच सबसे ज्यादा एनर्जी सेव हुई। साउथ फेस में लगे सोलर पैनल से 2,86,13,368 वॉट पर आवर सेव हुई। साउथ ईस्ट में लगे सोलर पैनल से 25,95,285 वॉट और साउथ वेस्ट में 25,32,967 वॉट पर आवर एनर्जी सेव हुई। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि पेक ने अपने अध्ययन में पाया है कि अगर आप सोलर पैनल्स को दक्षिण दिशा में और 16 डिग्री एंगल में इंस्टॉल करते हैं तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट यानी कि सोलर एनर्जी यानी कि ऊर्जा है वो इकट्ठी होती है। उसके साथ साथ मार्च से लेकर अक्टूबर महीने तक सबसे ज्यादा 80% एनर्जी को इकट्ठा किया जा सकता है। रिसर्च के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की छत पर 21 सोलर पैनल 3 दिशाओं में लगाए गए। इन तीनों दिशाओं में हर एक दिशा में 7 अलग अलग एंगल पर पैनल लगाए गए। 2 साल तक चली रिसर्च में पता चला कि मार्च से अक्टूबर तक दक्षिण की ओर 16 डिग्री एंगल पर सोलर पैनल लगाने पर सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा उत्पन्न हुई। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको दिखाते हैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर की गई बेहद खूबसूरत रोशनी और आतिशबाजी के शानदार दृश्य। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के 402वें प्रकाश पर्व के अवसर पर हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर में जश्न का माहौल दिखा। इस दौरान स्वर्ण मंदिर में शानदार सजावट की गई, आतिशबाजी से आसमान रोशन हो उठा। स्वर्ण मंदिर को दीपों से रोशन किया गया। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब के अमृतसर में वैशाख कृष्ण पंचमी के दिन हुआ था। उनके बचपन का नाम त्यागमल था। पिता का नाम गुरु हरगोबिंद सिंह जी था।